नमस्कार साथियों, हॉट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा के बाद बंगाल के चुनाव को लेकर के जिस तरह से पूरे देश में सरगर्मियां बढ़ी थी और कई ऐसे नारे वहां दिए जा रहे थे जो आम बोलचाल की भाषा में लोगों को प्रभावित कर रहे थे, न सिर्फ बंगाल के लोगों को बल्कि पूरे भारत को। और उसके बाद कोलकाता में प्रधानमंत्री का ब्रिगेड ग्राउंड पर जो संभाषण हुआ 1 घंटे के करीब, उसमें जो बंगाल का चुनाव है उसके क्या वास्तव में कहिए तो उसके क्या क्या मुद्दे होंगे, उसका उन्होंने पूरी तरह से एक नैरेटिव सेट कर दिया। और एक बात जो आम तौर पर पूरे बंगाल के लोगों में या भारत के हर एक नागरिक के मुंह पर सुनी जा सकती है, वो ये है कि खेला होबे। तो खेला होबे ना होबे ये बात धीरे धीरे समझ में लोगों को आती जा रही है। और नंदीग्राम में ममता दीदी का घायल होना और घायल होने के बाद इस बात को प्रोपोगेट करना, खास करके उनके तरफ से ये बयान दिया जाना कि उनको 3-4 लोगों ने जानबूझ करके चोट पहुंचाने की कोशिश की और उसी में उनको पैर में चोट आई है। और प्लास्टर लगने के बाद, मेडिकल बुलेटिन जारी करने के बाद ये साफ साफ बताया गया कि उनकी हालत स्थिर है, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह की ये घटना है कि बुधवार शाम से लेकर के आज दोपहर या आप कहिए कि अब से कुछ देर पहले तक जिस तरह से टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में एक तरह से वॉर लाइक सिचुएशन बन रही थी तमाम जगहों पर, कोलकाता के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में, कोलकाता नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के, उससे एक हिंसा की संभावना, तल्खियों की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ने की थी। और इस मौके पर जबकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं और पहले फेज के चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, उसके पहले ममता दीदी का घायल होना और इस बात का प्रोपोगेशन करना कि उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर चुनाव आयोग में टीएमसी और भाजपा के लोगों ने बराबर एक मांग भी कर डाली कि मामले की जांच की जाए, यहाँ तक कि सीबीआई के जांच की मांग तक कही गई। इसका एक बड़ा असर पड़ा और ये वर्तमान में जो मॉडर्न पूरा संचार युग है जिसमें सोशल मीडिया का भी बेहद प्रभाव है, जिस तरीके से इस मामले को उठाया गया कि वास्तव में वो घायल की नहीं गई थी बल्कि घायल हुई। चोट तो उन्हें लगी है, लेकिन चोट लगने का कारण भी स्पॉट पर जाकर के तमाम टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स और सोशल मीडिया पर बाकायदा इसको बताया गया। नंदीग्राम की वो उस जगह पे जहां पर ममता दीदी के पैर में चोट लगी, उसके बाद टीएमसी के कैडर्स ने यह भी भापने की कोशिश की कि कितना सिंपैथी या कितना मास वेव जो है सिंपैथी की वो ममता के फेवर में हो रही है। तो उसके बाद जब देखा कि वास्तव में भाजपा और ममता बनर्जी के कैडर की स्थिति जो है वो आरोप प्रत्यारोप के आलोक में पूरा आमने सामने की लगभग बराबरी की स्थिति है, तो फिर ममता बनर्जी ने 2 मिनट का एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में उन्होंने साफ साफ कहा कि उनको चोटें आई हैं। जिस तरह से घायल किए जाने की बात जानबूझ करके वो कल कर रही थी, वो आज उनके वीडियो में नहीं दिखा है और ये वीडियो टीएमसी के ट्विटर हैंडल से जारी की गई। तो एक बहुत ही समझदारी का काम किया है ममता बनर्जी ने, समझदारीपूर्ण निर्णय लिया है। और इस निर्णय से ये साफ हो गया है कि ममता बनर्जी को ये साफ लग रहा है कि कहीं सिंपैथी गेन करने का जो ये पारंपरिक तरीका भारतीय राजनीति में चलता रहा है पिछले कुछ दशकों से, वो अब बहुत ज़्यादा सफल नहीं होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं कि मॉडर्न टाइम में जिस तरह से संचार माध्यमों का एक्टिवेशन है, पल पल की रिपोर्ट्स हैं, वीडियोस हैं, वो साफ जाहिर कर देंगे कि मामला क्या था। और यही बात नंदीग्राम के उस स्पॉट पर हुई है जहां ममता दीदी को चोट आई और चोट के तुरंत बाद जब उन्होंने इस बात को कहा कि उनको चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, तो प्रत्यक्षदर्शियों ने साफ साफ उस जगह पर एक लोहे की पोल को दिखा करके कहा कि चोट तो इससे लगी है और उनके ड्राइवर की गलती
थी, क्योंकि वो गाड़ी से उतर रही थी और उसमें चोट लग गई और भीड़ तो उनका अभिवादन ही कर रही थी। तो इन सब बातों के बाद ममता बनर्जी को लगा, टीएमसी को लगा कि कहीं ये दांव उल्टा न पड़ जाए। और जब ये दांव उल्टा पड़ जाता तो जिस तरह से एक मास वेव अपने फेवर में करने की कोशिश कर रही होती या कर रही थी, वो उल्टा पड़ जाता। दांव उल्टा पड़ने की स्थिति को उन्होंने भांप लिया। मैं फिर बार कहता हूं और बार बार ये कहता रहूंगा कि ममता बनर्जी जनमानस की या जन भावनाओं को जानती समझती वो जमीनी नेता हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो लड़ाई वो लड़ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं वो एक कोटरी से घिर गई हैं, अपने ही कैडर में, अपनी ही पार्टी में, और सबसे बड़ी बात कि अपने भतीजे से वो पूरी तरह से एक तरह से उनके घेरे में रहने के लिए वो मजबूर हैं। और उस मजबूरी का कारण क्या है ये स्वयं ममता दीदी जानती हैं, लेकिन इतना तय है कि यही मजबूरी उनकी सबसे बड़ी फांस बन रही है, उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन रही है। और यही कारण है कि भाजपा नित्य नए प्रयोग करके और अपने कैडर की ताकत पर जिस तरह से जनता से कनेक्ट हो रही है, वो टीएमसी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। और जो जो चुनाव नजदीक आ रहा है पूरे बंगाल में टीएमसी को भाजपा का कैडर इतना नजदीकी से, इतने तगड़े तरीके से फाइट दे रहा है कि अब वास्तव में ये लड़ाई बराबरी की नहीं बल्कि भाजपा कुछ आगे निकलती हुई दिख रही है। और ज्यो ज्यो जितना जितना ये नजदीक आएगा, अगर खेला होवे की यही स्थिति होगी कि अब खेला इस अंदाज में अगर होगा तो ममता बनर्जी के प्रति सिंपैथी नहीं, फिर वो बात ज्यादातर आम हो जाएगी कि वो एन केन प्रकारेण खेला होबे के लिए जो बात, खेला होबे का जो उन्होंने नारा दिया है, उसमें अगर इसी तरीके से तरीकों का इस्तेमाल करके सिंपैथी गेन करने के लिए आक्रमण करवा के, हमला करवा के अगर ये सारी बातें की जाएंगी तो फिर बहुत बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। और उस स्थिति में टीएमसी का जो कैडर है वो पूरी तरह से बैकफुट पर आ सकता है। और अगर बैकफुट पर आएगा तो कैडर बेस्ड जो पॉलिटिक्स होती है उसमें भाजपा के कार्यकर्ता इस तरह के सिंपैथी गेन करना या किसी बात को आगे ले जाना, किसी बात को कहां पर स्टॉप करना, जनता से कनेक्ट करना, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि भाजपा ही नहीं बल्कि संघ परिवार पूरी तरह से सक्रिय है। और एक ऐसी मुहिम में जब वो ममता दीदी को किसी भी कीमत पर हरा देने का पूरी तरह से दमखम रख लिया है, दमखम दिखा दिया है। तो इन बातों के संदर्भ में इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब से कुछ देर पहले ममता बनर्जी का एक 2 मिनट का जो वीडियो है वो वास्तव में स्थिति को बहुत ज्यादा खराब होने से पहले ही संभाल लेने वाला है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि वर्तमान समय में भाजपा को हराने के लिए वो जय श्री राम का नाम लेने से या उस नारे से वो चिढ़ जाती हैं और कुछ हिंदू प्रयोगों पर या हिंदू थॉट्स पर वो कमेंट कर देती हैं। ये और बात है कि चुनाव आते आते वो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था का एक ऐसा पाठ करने लगती हैं और जिसको वो चंडी पाठ बताती हैं। वास्तव में ममता दीदी ने चंडी पाठ का भी एक तरह से इनडायरेक्टली अनादर किया है, क्योंकि चंडी पाठ का विधि विधान कुछ और होता है। एक हिंदू होने के नाते कम से कम बचपन से ही दुर्गा भक्त परिवार में जन्म लेने के कारण मुझे ये पता है कि चंडी पाठ किस तरह से, किन परिस्थितियों में और किस स्थिति में आकर के किया जाता है। सार्वजनिक मंच से अगर राजनीतिक फायदे के लिए दुर्गा पाठ इस तरह से चंडी पाठ किया जाएगा तो उसके मायने और उसके निहितार्थ क्या हैं ये भी समझा जा सकता है। और सचमुच में एक महिला होने के साथ नाते और एक बंगाली महिला होने के नाते जहां मां शक्ति की आराधना दिलो दिमाग से की जाती है, दिलो जान से की जाती है, वहां पर जिस अंदाज में उन्होंने चंडी पाठ का राजनीतिकरण किया और वो भी भगवान राम को चेक एंड बैलेंस करने के लिए, भगवान राम के नारे को चेक एंड बैलेंस करने के लिए, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है। और एक ऐसे समय में जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी को हिंदू थॉट्स, हिंदू मान्यताएं, हिंदू रिचुअल्स, हिंदू देवी देवताओं के प्रति ये श्रद्धा भाव,
जो दिखाता है उससे साफ जाहिर होता है कि सचमुच में तुष्टीकरण की राजनीति को वो प्रभावी बनाना चाहती थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 2 मिनट के वीडियो जारी होने के बाद जो हिंसा की आशंका थी कैडर्स में, वो तो रुकेगा, लेकिन ममता जी एक बड़ा सवाल है दीदी आपसे पूछना ही चाहिए, और वो ये कि क्या चुनाव नजदीक आते ही बंगाली भद्रजन होने के बावजूद, और वो भी आप स्त्री हैं, शक्ति स्वरूप को समझती हैं, वहां पर आपने जिस तरह से चंडी पाठ का राजनीतिकरण किया, क्या ये सही था? क्या सचमुच में भगवान राम को आप अपना एक राजनीतिक राइवल मानती हैं, जबकि आपको पता है कि शक्ति की आराधना भगवान श्री राम ने की, और शक्ति और भगवान श्री राम ब्रह्म स्वरूप हैं, तो प्रकारांतर से शक्ति और ब्रह्म का जो मिलन होता है तभी जो है ऊर्जा का एक विस्फोट होता है, सकारात्मकता आती है। शायद आप इस दर्शन को न समझ पाई हो, और अगर आप नहीं समझ पाई हैं तो आपको समझ लेना चाहिए, और आपने अगर समझ बूझ करके ऐसा किया है तो शायद कहना नहीं चाहिए, इसको लोग अंधविश्वास मान सकते हैं, आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और आपने चंडी पाठ का जिस तरीके से राजनीतिकरण करने की कोशिश की और आम जनता के बीच में अपनी एक हिंदू पहचान बनाने की कोशिश की, सबसे बड़ी बात तो है कि आपको पहचान बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आप अगर एक हिंदू महिला हैं तो इस तरह का दिखावा करने की जरूरत, ये तो राहुल मार्का राजनीति हुई, और आप कम से कम राहुल गांधी जैसे 100 लोगों के दिमाग से बहुत आगे की राजनीति करती रही हैं। ये मैं जानता हूं, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ममता दीदी हो ना हो, कहे कोई क्यों ना, वो एक जन नेता रही हैं, लेकिन एक भतीजे के चक्कर में और जो कैडर का सिंडिकेट आपने बना दिया, उसके कारण आपने राजनीति का जो एक अपराधीकरण था, जिसके खिलाफ आपने, जिन कम्युनिस्टों के खिलाफ आपने 35 साल के शासन को, 34 साल के शासन को ध्वस्त किया, लगभग आपके कैडर ने भी वही रास्ता अख्तियार कर लिया। आखिर में उस रास्ते पर चलने के बाद आज जब एक कैडर बेस्ड पार्टी, और वो भी पूरी तरह से डिवोटेड लोगों की पार्टी भाजपा के साथ जब आपका सामना हुआ, और वो भी इस अंदाज में जब पूरी तैयारी के साथ भाजपा वहां पर मैदान में है, तब आपके सच और आपके तौर तरीके सामने आने लगे। और नंदीग्राम में आप ही के मातहत शुभेंदु अधिकारी आपसे सीधे संघर्ष कर रहे हैं, और वहां पर इस तरह से घायल होने के बाद एक खेला होबे का एक उपक्रम करना, एक उसका नजारा दिखाना कि आपके ऊपर हमला हुआ, वास्तव में आपके एडमिनिस्ट्रेशन पर एक बड़ा सवाल तो तभी से उठ गया, क्योंकि अभी जो डीजीपी हटाए गए हैं वो तो मात्र 2 दिन पहले हटाए गए, और फिर मैं कह रहा हूं कि डीजीपी के हटने के बाद क्या प्रदर्शित किया है आपकी सरकार ने, क्योंकि अभी आप सरकार चला रही हैं और आपका फ्लीट या आपका मूवमेंट होता है और वहां पर कोई पुलिसकर्मी नहीं दिखता, आपका उस समय का वीडियो नहीं बनता, तो ये सारी कमियों ने ये उजागर कर दिया है कि कहीं न कहीं हिंसा और अनर्गल शक्ति प्रयोग के बदौलत आप चुनाव जीतना चाहती हैं, और उसमें आपने जिस तरह से आध्यात्मिकता का राजनीतिकरण किया उसका एक नुकसान आपको दिखा, और आप घायल हुई। ममता दीदी के घायल होने के बाद ऐसा नहीं कि प्रचार रुक जाएगा, क्योंकि उनके भतीजे सब कुछ मैनेज करने के लिए हैं, और वास्तव में खेला होने का, और ये जो जितने लोग छोड़ करके, कैडर के बड़े बड़े नेता छोड़ करके जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, ये सब ममता दीदी के भतीजे का, बनर्जी साहब का कमाल है कि उन्होंने क्या सिंडिकेट बनाया और किस तरीके से एक ऑटोक्रेटिक अंदाज में पार्टी को चलाने की कोशिश की। पार्टी ही नहीं बल्कि सरकार, और पार्टी में पार्टी ऊपर है, सरकार नीचे। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही जो पार्टी का हर एक जिले के पार्टी मुख्यालय से जो बातें कही जाती रही हैं, जो निर्देशित की जाती रही हैं, उसको वहां के डीएम और एसपी मानने को मजबूर हुआ करते थे। और डेवलपमेंट के संदर्भ में भी पिछले 10 सालों में जो कुछ भी हुआ वो यही है, और इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि फिर कम्युनिस्टों की ही नकल करके वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाएं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी अपने 10 साल के कामों के आधार पर ये चुनाव जीत सकती थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है, लेकिन उनके सारे काम एक तरफ और ताकत का अनर्गल
अनर्गल प्रदर्शन, बिना वजह प्रदर्शन और किसी भी कीमत पर एक राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं को बाहरी बताने की कोशिश, भगवान राम के नारे से चिढ़ जाने की कोशिश, ये सब उनके अहंकार को दिखाता है। और अगर उनको इतनी ही चिढ़ थी तो फिर शक्ति की आराधना, शिव की आराधना, ये सारी आराधना करने की जरूरत क्यों पड़ी। और मैं तो ये मानता हूं कि चुनाव प्रचार के इस दौर में जब वो घायल हो चुकी हैं, बहुत ही जल्दी उनका जय श्री राम के संदर्भ में भी कोई नारा या कोई भजन सामने आ सकता है। और ये बात मैं पहले ही दिन कह चुका हूं कि चुनाव आते आते उनको राम की शरण में जाना ही पड़ेगा। तो ये भी आप कह सकते हैं, अगर राजनीतिक रूप से इसका विश्लेषण करें तो भाजपा के ट्रैप में अहंकारवश ममता दीदी भूलवश बहुत बड़ी कमजोरी के कारण, अपनी ताकत का एक गलत आकलन कर लेने के कारण वो भाजपा के ट्रैप में आ गई। और अगर आ गई तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चोट उन्हें लगी है, लेकिन चोट का जिस तरह से उन्होंने सिंपैथी गेन करने का कारण मान लिया उसे, या उसको एक जरिया बना दिया, उस जरिया बनाने की पूरी मुहिम की पोल लगभग खुल गई है। तो उससे उनको फायदा नहीं होने वाला, बल्कि विमर्श और चर्चा वहां आम लोगों में यह है कि उन्हें चोट नहीं लगी, चोट किसी के द्वारा नहीं पहुंचाई गई, चोट लग गई, सहज लगी, चोट लगी है। वो दर्द से कराहती हुई अगर दिखी हैं तो यह बात सही है, लेकिन चोट उन्हें स्वयं के गलतियों से या उनके ड्राइवर की गलती से हुई है। जानबूझ करके उन पर हमला नहीं किया गया, उनका पैर कुचलने की कोशिश नहीं की गई। ये तो अब आम जनता जान गई। और क्या ये बड़ा सवाल नहीं है कि बंगाल की जनता बहुत समझदार है, उसके सामने इस तरह का सॉरी टू से नाटक करने का जो तौर तरीका है ये नहीं चल सकता। बंगाल की जनता बहुत समझदार है। और घटना के आधे एक घंटे के बाद यह खबर तैरने लगी कि उन्हें चोट मारी नहीं गई, चोट पहुंचाई नहीं गई, उनको चोट लग गई। खैर, वो एक बड़ी नेता हैं, बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान श्री राम से भी प्रार्थना करनी चाहिए, माँ शक्ति से भी आराधना करनी चाहिए कि उन्हें शक्ति दे। लेकिन शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए उनके अंदर एक ऐसा विचार उत्पन्न हो, एक ऐसा भाव उत्पन्न हो कि कम से कम अपने मुख्यमंत्री रहते हुए वो बंगाल को हिंसा के आगोश में न जाने दें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी बंगाल बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है। जिस तरह से टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ता छोटी छोटी बात में बिल्कुल आमने सामने आ जा रहे हैं, ये स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। और उसमें मजा एक तीसरा फोर्स जो कांग्रेस, लेफ्ट और एसएफआई का है वो ले सकती हैं। बहरहाल, तुष्टीकरण और हिंदुत्व के राजनीति के इस पूरे माहौल में बंगाल की जनता ने बहुत कुछ तय कर लिया है, लेकिन उसके रिजल्ट आने के पहले, अर्थात 2 मई के पहले, खेला होबे का जो तौर तरीका है वो संयमित रखें सभी पार्टियां, जिसमें ममता दीदी भी शामिल हैं और भाजपा के भी लोग, कांग्रेस के भी, वामपंथियों से भी। क्योंकि ये खेला अगर गलत तरीके से हो जाएगा, और खेला होबे का मतलब ही है कि गलत तरीके से कुछ घटना घटने वाली है, शायद अब बंगाली मानस या हिंदुस्तान की जनता यही समझ रही है। तो ये खेला होबे, ये ना चलिबे, ये बात समझिए, ये नहीं चलने वाला है। और होना तो ये चाहिए था कि अपने काम के आधार पर सीधे भाजपा पर वो अटैक करती, जनता से वोट मांगती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और उन्हीं के कामों के आकलन में सारे मुद्दों को सामने रख करके भाजपा एक पॉजिटिव अंदाज में विपक्ष की हैसियत से अटैक कर रही है और जनता का उसको समर्थन मिल रहा है। इस समर्थन को पाने के लिए टीएमसी की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है या उसके लिए जो हथकंडे अपनाए जाने की कोशिश की जा रही है या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उसको जनता बहुत अच्छी तरह से समझ रही है। बहरहाल, स्थिति एक स्तर से आगे न खराब हो, इसके लिए ममता दीदी का 2 मिनट का वीडियो जो टीएमसी के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया है वो बहुत समझदारीपूर्ण निर्णय है।
और इसके बाद उन्हें अपने चोट को के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए और फिर लोकतांत्रिक तरीके से मैदान में जाकर के अपने 10 साल के कार्यकाल के कामों के आधार पर फिर से चुनाव जीतने की कोशिश करनी चाहिए, अगर उन्हें यह विश्वास है तो। लेकिन उनके चेहरे के भाव साफ साफ बता रहे हैं कि उनका विश्वास पूरी तरह से डगमगा चुका है और अब उनके चेहरे पर हार का भी डर साफ साफ दिख रहा है। और लोकतंत्र में हार का ये डर, हार का ये खौफ अगर चेहरे पर दिखने लगे इतने बड़े नेता के, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इस लाइव में इतना ही। अगर आपको ये लाइव पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमें फेसबुक पर पेज पर फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।